हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 11 जनवरी 2023 को जो ऑनलाइन में पेपर आए थे, ये उसके पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कहता है जैविक डैश योग्यताएं जैसे कि चलना डैश के माध्यम से हासिल हो सकती है। चलना किसके माध्यम से हासिल होती है? जैविक डैश योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। चलना और लिखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? मतलब जो चलना होता है किस माध्यम से हासिल होती है, और जो लिखना होता है उसके लिए आवश्यकताएं क्या होती है, हमें ये बताना है। फर्स्ट कहता है प्राथमिक, जो जैविक होता है प्राथमिक योग्यताएं जैसे कि चलना, परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रियाएं, द्वितीयक अस्पष्ट अनुदेशन। सेकंड कहते हैं द्वितीयक, द्वितीयक तो होगा नहीं, जहाँ जहाँ द्वितीयक है आप इसे कट कर दें। तो आपका इसमें से ना सेकंड और फोर्थ आंसर नहीं होगा, या तो फर्स्ट होगा या तो थर्ड होगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कहता है जैविक डैश, मतलब जैविक जो होता है यहाँ आपका प्राथमिक आएगा। प्राथमिक योग्यताएं जैसे कि चलना, परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रियाएं के माध्यम से हासिल हो सकती है। जो जैविक जो होती है वो द्वितीयक योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए स्पष्ट अनुदेशन की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब डेवलपमेंट के स्टेटमेंट में कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट है वो सही है। फर्स्ट कहता है विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता का परिणाम है। जहाँ केवल आएगा आप कट कर देंगे, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी इन्वायरमेंट, मतलब विकास एंड आनुवंशिक, विकास एंड एक सेकेंड, जो डेवलपमेंट होता है वो दोनों मिलके बना होता है, आपका इन्वायरमेंट भी और हेरिडिटी भी। तो फर्स्ट तो आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ केवल आनुवंशिकता की बात कर रहा है। सेकंड कह रहा है विकास क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो आपका सेकंड भी गलत हो जाएगा। विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है, बिल्कुल नहीं। विकास जो होता है ना, डेवलपमेंट होता है, वह सेंटर से बाहर की ओर होता है। तो थर्ड भी आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ कहता है विकास सिर से पाँव की ओर बढ़ता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। विकास सर से पाँव की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कहता है प्राथमिक कक्षा में बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का संस्था है? मतलब प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए कौन सा जो है प्राथमिक समाजीकरण का कारक है? निकटतम परिवार, संस्कृत धारणाएं, धार्मिक संगठन, मुद्रित संचार माध्यम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। निकटतम परिवार जो होता है वो प्राथमिक समाजीकरण का संस्था होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं? फर्स्ट कहता है संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। मूर्त संक्रियात्मक मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब हमारे स्कीमा के अंदर जो हमारा जो अनुभव होता है उसको उसके अंदर ऐड करना क्या कहलाता है? समावेशन, समायोजन, वर्गीकरण या संकल्पना निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया, मतलब जो पहले से है उसमें ऐड करना है, तो उसे हम समावेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है जो सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को महत्व देता है?
तो BF स्किनर का तो नहीं है, आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत, लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सिगमंड फ्रॉयड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, लेव वाइगोस्की का समाजीकरण सांस्कृतिक सिद्धांत। इन्होंने यही कहा है कि बच्चे जितना इंटरेक्ट कर पाएंगे, जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा वो सीख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते। ये कहता है एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका, मतलब एक बच्चा है, उसके किसी सवाल के जूझते देखकर उसकी जो टीचर्स है उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा जाता है? अनुकरण, अनुकूलन, पार, आत्मसातकरण। तो आपका फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एसिमिलेशन की बात तो जीन पियाजे करता है, लेव वाइगोस्की नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसे हम पार कहते हैं, मतलब स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है? परिकल्पित स्थितियाँ, कागज कलम आधारित परीक्षा, चित्रकला, रिपोर्ट कार्ड्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, परिकल्पित स्थितियाँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? जो रचनावाद का समर्थन करते हैं वो किसको महत्व देते हैं? फर्स्ट कहता है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या, बिल्कुल सही बात है। संस्कृत रूप से अनुत्तरदायी शिक्षा, शास्त्रीय प्रवृत्तियाँ, ये आपका गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा नहीं करना है, इसलिए आपका 3rd गलत हो जाएगा। चिंतन की अभिसारी तरीकों से, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं बल्कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होना चाहिए। तो आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ गलत हो जाएगा। जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं, बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के एक समूह के रूप में मानते हैं, परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं, स्मृति, तर्क और मौखिक कौशलों को मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों को, प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भाषा और विचार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मतलब भाषा और विचार, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट कहता है जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है। नहीं, इन्होंने ये कहा है कि जो संज्ञान है उसमें भाषा सहायक होती है। तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ये गलत कह रहा है, यहाँ नहीं होना चाहिए। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा का चिंतन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि नहीं होता है, इसलिए आपका सेकेंड गलत हो जाएगा। थर्ड कहता है जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है। जीन पियाजे ने ये प्रस्तावित किया है कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है। नहीं, इन्होंने ये कहा है कि भाषा जो है वो चिंतन को सुसाधित करती है, इसलिए आपका थर्ड गलत हो जाएगा। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जेंडर प्रमुख रूप से एक निर्मित है, मतलब जेंडर क्या है? जैविक है, सामाजिक है, चिकित्सीय है, यादृच्छिक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ये एक सामाजिक है, सोशल है, क्योंकि इसको समाज ने जेंडर बना रखा है कि ये है, ये है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
कथन कहता है विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। तर्क कहता है मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती है। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये कह रहा है विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी नहीं चाहिए, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती है। मानकीकृत सभी प्रकार के व्यक्तिगत भिन्नताओं के ध्यान में नहीं रखती है, इसलिए आपका ए भी गलत है, आर भी गलत है। किस ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कहता है रचनात्मक आकलन क्या है? सत्र के अंत में किया जाता है। ये सत्र के अंत में नहीं होते हैं, केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम द्वारा किया जाता है। ये भी आपका नहीं होगा। समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो पूरे साल होता है, ना कि एंड जो पेपर होता है उसमें होता है। ये आपका कंटिन्यूअस चलता रहता है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है मतलब रचनात्मक आकलन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, केवल आपका 4th गलत हो जाएगा। जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है? फर्स्ट कहता है बंद अंत वाले, बिल्कुल नहीं। परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना, सही बात है। अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना, केवल पाठ्य पुस्तकों को द्वारा पढ़ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अनुसूचित जनजाति एसटी के विद्यार्थियों को समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए। उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभवों की अनदेखी की जाए। उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध कराया जाए। विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी कायम रखी जाए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत बात है। बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, ये भी आपका नहीं होगा। पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ये भी नहीं होगा। पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन से बाधक बनता है? रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री, जो दृष्टिबाधित है उसके लिए श्रव्य सामग्री तो इम्पोर्टेंस है ना, वो उसके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मतलब जो बाधक बनता है हमें वो बताना है। तो फर्स्ट तो आपका सही होगा। ब्रेल लिपि वाली पुस्तक है, ये भी उसको हेल्प करेगी। दृश्यात्मक सहायक सामग्री को मौखिक विवरण, ये भी उनके लिए सही होगा। जो लिखित या मुद्रित सामग्री होगा वो उसको करने में डिफिकल्टी होगा, तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बाधक पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्या ध्यान भाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है? उच्च अवधान अवधि, दृढ़ आवेगशीलता, निम्न स्तरीय क्रियाशीलता, सुनने के लिए विस्तारित धैर्य। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, दृढ़ आवेगशीलता। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसकी क्या विशेषताएं होती है? उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता, बात तो सही कह रहा है। रचनात्मकता की कमी, बिल्कुल उसमें रचनात्मकता की कमी नहीं होती है। बाधित संप्रेषण कौशल, ये भी आपका गलत हो जाएगा। दूसरे के विचारों को नकल करने की प्रवृत्ति, ये भी आपका गलत हो जाएगा।
तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसके अंदर जो प्रमुख विशेषता होती है वो होती है उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कथन ए कहता है एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबंध और संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। तर्क कहता है सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सीखना एक निष्क्रिय नहीं, यह सक्रिय प्रक्रिया है, इसलिए आपका तर्क गलत हो जाएगा। तो आपका ए सही है पर आर गलत है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में असक्षम है। क्या ये बात सही है? ये आपका गलत हो जाएगा। निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। विवेचना करने में सक्षम पर निर्माण करने में असक्षम है, ये आपका गलत हो जाएगा। ना तो निर्माण करने और ना ही विवेचना करने में सक्षम है। तो आपका जो गलत है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ गलत है, पर जो सही है ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को डैश शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब बच्चों के ज्ञान निर्माण को बढ़ावा देने के लिए जो स्कूल होता है उसको कौन से शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का बढ़ावा देना चाहिए? बाल केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो आपका जो परीक्षा केंद्रित भी नहीं होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो बाल केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है? मतलब कौन सा है जो अधिगम सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है? सहभागिता के बहुविधि साधन, भेदभाव के बहुविधि तरीके, प्रतिनिधित्व के बहुविधि साधन, अभिव्यक्ति के बहुविधि साधन। जो इसका हिस्सा नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, भेदभाव के बहुविध तरीके। क्वेश्चन नंबर 25 देखते। किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है? मतलब किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है? अनुरूपात्मक चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, प्रतिक्रियाओं का समुच्चय, अभिसारी चिंतन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अनुरूपात्मक चिंतन। इसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कथन कहता है विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चे में अपने परिवेश की समझ बनाने के सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, 100% सही है। तर्क कहता है इस प्रकार की समझ पूरी तरह से अतार्किक और इसकी अनदेखी करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है कि बच्चे जो भी सीख के आते हैं उसको उसका कोई तर्क नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता है, या उसको अनदेखा कर देना चाहिए। तो आपका तर्क तो गलत हो जाएगा। कथन सही है पर उसका तर्क गलत है। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट कहता है भावनाएं कौशलों को परकर्मित करने वाली सूचना को प्रभावित करती है। भावात्मक विकास परिवेशीय कारकों से प्रभावित होती है। ये तो आपका सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है जो सही नहीं है? भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। फोर्थ कहता है भावनाएं अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है। मतलब फोर्थ तो सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है एंड फोर्थ भी सही है, पर जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। जो इमोशन होता है और जो कॉग्निशन होता है, मतलब दिल और जो दिमाग होता है, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ना कि अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? जिज्ञासा, रुचि, अस्पष्टता के लिए चाहत, पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। जो इंटरनल मोटिवेशन जो नहीं है, जिज्ञासा इंटरनल मोटिवेशन में आएगा,
रुचि इंटरनल मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा में आएगा। अस्पष्टता के लिए चाहत, ये भी आपका आंतरिक अभिप्रेरणा में आएगा। पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना, ये जो है आपका इंटरनल में नहीं आएगा, ये आपका एक्सटर्नल में आएगा। पर आपसे पूछ क्या रहा है, जो उदाहरण नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है सीखना अधिकम प्रभावी होता है, मतलब जो सीखना है अधिक प्रभावी होता है, कब होता है? विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभव के साथ जोड़ा जाए। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक को उसके मतलब निजी मतलब उससे बच्चे के ज़िंदगी से रिलेटेड जो समाज में हो रहा है, अगर उसके थ्रू उसको समझाएंगे ना तो उसको अच्छे समझ आएगा। इसलिए कह रहा है विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए। बिल्कुल सही बात है। पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त एवं जटिल हो, बिल्कुल गलत बात है। विषय वस्तु को असंबद्ध रूप से टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाया जाए, ये भी सही नहीं है। पूर्व ज्ञान से संबंधता स्थापित न की जाए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, न की जाए, इसलिए आपका 4th भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये कहता है एक अनुकूल समर्थित सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब एक टीचर को समर्थित सीखने का वातावरण बनाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 कहता है विद्यार्थियों के बीच असहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, विद्यार्थियों से बेहद कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए, महारत उन्मुख प्रतिपुष्टि देने से बचना चाहिए, विद्यार्थियों को कोई स्वायत्तता नहीं देनी चाहिए। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने CDP के 30 क्वेश्चन करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को जरूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।